वर्ग 2 भी देंगे, 3 भी देंगे, ऐसा है कि केवल वर्ग 2? तो आप एक बार आज सिलेबस वगैरह देख लीजिए फिर भी, लेकिन यहाँ पे केवल वर्ग 3 की तैयारी होगी इस पर्टिकुलर बैच में। और बैचेस जो चल रहे हैं वहाँ पे वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की कंबाइन तैयारी हो रही है। यहाँ पे वर्ग 3 की तैयारी कराएंगे, वर्ग 3 की सेपरेट तैयारी। फिर भी आप आए हैं तो आज बैठ जाइए, देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता है। थोड़ा बातचीत करूंगा, स्ट्रक्चर पे बातचीत करूंगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या सिलेबस होगा, इसी पे बातचीत करूंगा थोड़ा। तो आए हैं तो समझ लीजिए। बाकी ये बैच जो है ये सेपरेट है वर्ग 3 वालों के लिए, क्योंकि वर्ग 3 वाले बच्चे बहुत सारे थे जो बोल रहे थे कि सेपरेट हमको करना है। थोड़ा सा वर्ग 3 का जो सिलेबस है वो आसान है वर्ग 2 के तुलना में, पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है वर्ग 3 में। तो स्ट्रक्चर क्या है, वर्ग 3 में क्या क्या पढ़ना है, क्या संभावना है आगे जाके, कितना बदलाव हो सकता है, ये सारी बातचीत करते हैं थोड़ी अपन। देखो व्यापम एग्जाम लेगा ये तो तय रहता है, शिक्षक भर्ती का एग्जाम व्यापम ही लेगा, ये तो तय है, मान के चलिए। कुछ बहुत ज्यादा ही ऐसा बदला हुआ तो पीएससी को देगा। व्यापम अगर खाली नहीं रहता है तो पीएससी को एग्जाम दिया जाता है। वैसे शिक्षक भर्ती तो ये तय ही मान के चलिए कि व्यापम एग्जाम लेगा इसका। अब व्यापम एग्जाम लेगा तो वर्ग 3 की बात करता हूं पहले मैं। तो वर्ग 3 का जो स्ट्रक्चर है, 10 जून 2023 को जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये आप सभी ने दिया होगा। 10 जून 2023 को हुई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा, 10 जून 2023, याद है? ये दिए थे क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा पिछला वाला? नहीं दिए थे, कोई नहीं दिए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा, दिए थे आप? 10 जून 2023 को हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा, वो जो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए जो भर्तियां हुई थी, लगभग 12-13 हजार पद थे उसमें। तो 2023 10 जून को हुआ था एग्जाम। अब देखिए, और हुआ क्या ना, इसके बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली, इसके बाद से, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, इसके बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली, जितनी भर्ती परीक्षाएं, सारी भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, इसके बाद से व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली, चाहे इसके बाद आप देखे होंगे महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था जस्ट इसके बाद आपने देखा होगा कृषि मंडी का एग्जाम हुआ, इसके बाद आप देखे होंगे कि ये हॉस्टल वार्डन का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम था जो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई, अभी एडीईओ का एग्जाम देख सकते हैं जो संपन्न हुआ है, आप कार्य आरक्षक के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है, तो इसके बाद से शिक्षक भर्ती परीक्षा लास्ट परीक्षा थी, इसके बाद से व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने एक पैटर्न सेट कर दिया है कि 100 प्रश्न ही देगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 अंकों का पेपर होगा, 100 अंकों का। समझ आ रहा है? 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कि 100 अंकों का पेपर होगा, 100 अंकों का। सारे भर्ती परीक्षाओं में यही पैटर्न लागू हुआ है। जो 150 के थे उनको भी 100 में कन्वर्ट किया गया है। जैसे एडीईओ ही देख लीजिए आप, अभी जो संडे को एडीईओ का एग्जाम हुआ था, पिछले संडे को, पुराना सिलेबस देखेंगे 150 प्रश्नों का था, ये नया वाला 100 प्रश्नों का हो गया। हॉस्टल वार्डन पुराना सिलेबस देखेंगे 150 का था, पिछले बार 2024 में हुआ 100 प्रश्नों का कर दिया। आप कार्य आरक्षक को देख लीजिए जो 27 जुलाई को होने वाला है, पिछला सिलेबस 150 प्रश्नों का था, नया वाला 100 में कर दिया। तो ये तय है कि जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम लेगा, सारी भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस होगा। समय जो रहेगा, ये समय रहेगा 2 घंटे का। यही पैटर्न रहेगा व्यापम में आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी। मतलब आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 बोलो या वर्ग 2 बोलो, वो भी 100 प्रश्नों का ही होगा, एकदम तय मान के चलिए 100 प्रश्नों का ही होगा। अब 100 प्रश्नों का होगा तो कौन से विषय को कम करेगा, किसको कितना रखेगा, ये व्यापम डिसाइड करेगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये तो तय है कि 100 प्रश्नों में करेगा, ये तय है, 100 प्रश्नों में करेगा, ये तो तय है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को 100 प्रश्नों में करेगा, ये फिक्स है कि व्यापम जो है ये 10 जून 2023 के बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं लिया है, सारी भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न 100 अंकों के देखने को मिले हैं। आप महिला पर्यवेक्षक की बात कर लीजिए, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, आप कृषि मंडी वाले एग्जाम की बात कर लीजिए, कृषि मंडी का जो एग्जाम व्यापम ने लिया था, आप हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात कर लीजिए, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो व्यापम ने लिया, आप एडीईओ के एग्जाम की बात कर लीजिए, एडीईओ का जो एग्जाम लिया, आप देख सकते हैं अभी जो एक एग्जाम आप कार्य आरक्षक का होने वाला है, इसमें भी आप देखेंगे तो 100 प्रश्नों का ही पैटर्न व्यापम ने सेट कर दिया है। आरक्षक का जो एग्जाम लेगा
नगर सैनिक का एग्जाम आप देखे होंगे, अभी हुआ है। ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे, सारे एग्जाम्स जो हैं ये इसी पैटर्न में हुए हैं। तो ये तो तय है, मान के चलिए, एकदम फिक्स मान के चलिए कि 100 प्रश्न 100 अंक। भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर इसके बाद तो फिर टेट हुआ था 150 प्रश्नों का। टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। टेट तो पात्रता परीक्षा है, तो मैं पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। तो इसके बाद जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वो सारी भर्ती परीक्षाएं जो हैं इसी पैटर्न में हुई हैं। तो ये कंफर्म मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा चाहे वो वर्ग 2 के लिए आगे चल के होती है, चाहे वो वर्ग 3 के लिए आगे चल के होती है, वर्ग 2 के लिए हो, चाहे वो वर्ग 3 के लिए हो, चाहे वो वर्ग 1 व्याख्याता के लिए हो, सारी परीक्षाएं इसी पैटर्न में आपको दिखाई देंगी। समझ आ रहा है? अभी अपने पास ये जानकारी नहीं है कि 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा तो किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, इसकी जानकारी अपने पास नहीं है। ये व्यापम बताएगा आपको। लेकिन एक बात ये समझो कि 150 में जिस विषय का वेटेज जितना है ना, उसी रेशियो में क्या करेगा वो 100 में कन्वर्ट करेगा। 150 में जिस विषय का वेटेज जितना है 150 में भी उसी रेशियो में कन्वर्ट करेगा वो। जैसे एग्जांपल के लिए आप कार्य आरक्षक वाले पेपर को समझिए एक बार, थोड़ा स्ट्रक्चर को और पैटर्न को बताऊंगा आज, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है वर्ग 3 में वो बताऊंगा। थोड़ा फैमिलियर रहेंगे तभी पढ़ने का मजा आएगा। पता ही नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है, किस विषय का वेटेज कितना है, पैटर्न कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। मेरा पहला लेक्चर यही रहता है कि मैं पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पैटर्न, पूरे सिलेबस पे बातचीत करता हूँ। जो कंटेंट है मेरे वो कल से चालू होंगे, जो मैथ्स के कंटेंट है वो कल से डिलीवर करूंगा मैं। बाकी आप यूट्यूब में मेरे लेक्चर्स देखिए, आपको डेमो क्लास पूरा दिख जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब में पढ़े हुए हैं। तो आज मैं इसी सब बातों पर चर्चा करने वाला हूं। तो बच्चों के प्रश्न आते हैं कि सर अगर 150 को 100 में किया तो किस विषय का वेटेज कितना रहेगा। तो आप कार्य आरक्षक को देखिए। आप कार्य आरक्षक में इससे पहले जो सिलेबस था वो 150 प्रश्नों का था। 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न थे सीजीजीएस के, 50 थे इंडियन जीएस के, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 हिंदी, 10 छत्तीसगढ़ी और 10 इंग्लिश। ये था पुराना आप कार्य आरक्षक का 150 प्रश्नों का सिलेबस था। 50 था सीजीजीएस का, 50 इंडियन जीएस। इंडियन जीएस मतलब कि भारत का सामान्य अध्ययन पूरा, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, समझ आ रहा है, खेलकूद, सब कुछ। सीजीजीएस मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़, इंडियन जीएस मतलब भारत का संपूर्ण सामान्य अध्ययन। 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 हिंदी, 10 छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और 10 इंग्लिश। अब इसको 100 में कन्वर्ट किया, नया सिलेबस आया देखना। अभी 100 में कन्वर्ट किया, 100 में कन्वर्ट किया तो उसने क्या किया, 100 में कन्वर्ट करते समय उसने क्या किया, इस 50 को कितना कर दिया 33, इस 50 को कितना कर दिया 33, 10 को कर दिया 7, 10 को कर दिया 7, 10 को 7, 10 को 7 और इंग्लिश वाला 10 कर दिया 6। समझा रहा है? रेशियो वही है। देखो 150 में कितने प्रश्न थे 50, लगभग कितना परसेंट हो गया 33% के आसपास हो गया। समझ आ रहा है? 150 में 50% मतलब 50 प्रश्न कितना परसेंट हो गया 33% के आसपास हो गया। 1/3 सेक्शन हो गया ना यार। 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न थे छत्तीसगढ़ जीएस के, तो अब 100 में कितने हो गए 33। ये देखिए रेशियो वही है, परसेंटेज वेटेज उतना ही है। तो 150 में जो रेशियो रहता है 100 में भी उसी रेशियो में कोशिश कर रहा है वो कि वही रेशियो रहे, रेशियो बिगड़े ना। ऐसा नहीं हो कि इधर पे सीजीजीएस 50 का था यहाँ पे 5 प्रश्न आए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे तो उसी रेशियो में थोड़ा सा पैटर्न को 100 प्रश्नों में सेट कर दे रहा है ये। तो ये मान के चलिए एडीईओ को देख सकते हैं, एडीईओ में भी ऐसा ही कुछ किया है। एडीईओ में भी, तो एडीईओ का भी देखेंगे तो उसमें भी यही सब हाल चल रहा है। एडीईओ में भी यही हाल चल रहा है। तो 150 में जिस विषय का वेटेज जितना है, जिस रेशियो में है, उसी रेशियो में उसको 100 में भी कर दे रहा है। तो ये तो तय है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होगा, चाहे वो वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, वर्ग 1 हो, उसमें 100 प्रश्न आपको दिखाई देने वाले हैं। 100 प्रश्न जो जानकारी मिली है, ज्यादातर पद जो है वर्ग 3 के हैं। जो 5000 पदों पर जो भर्ती लेने की बात कर रहा है सरकार, उसमें ज्यादातर पद हैं वर्ग 3 के। लगभग 2500 से 2900 के आसपास पद बता रहे हैं वर्ग 3 के, सहायक शिक्षक के उसमें। अब सहायक शिक्षक का सिलेबस क्या है, एक बार चलिए इस सिलेबस पे आते हैं। सहायक शिक्षक का सिलेबस क्या है देखिए। सहायक शिक्षक परीक्षा कब हुई है, 2019 में परीक्षा हुआ था। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में हुआ था। इसके बाद अब कब होगा देखिए क्या होता है इसके बारे में। तो 19 में और 23 में हुआ था।
तो अभी अपने पास जो सिलेबस है सहायक शिक्षक का वो क्या है, अभी अपने पास जो है उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 प्रश्न पूछे गए थे जो कि 150 अंकों के थे। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 नंबर माइनस, और समय 3 घंटे का था। ये पैटर्न था, ये स्ट्रक्चर था जो 19 में और 23 में सहायक शिक्षक की परीक्षा हुई थी। उसमें 150 प्रश्न 150 अंकों के पूछे गए थे। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला था, गलत के लिए 0.25 माइनस हुआ था, 3 घंटे का समय था। अब इन 150 प्रश्नों में सीडीपी पहला सेक्शन जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यहां से 30 प्रश्न पूछे गए थे 30 अंकों के। सामान्य हिंदी यहां से 25 प्रश्न थे 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी यहां से भी 25 प्रश्न थे 25 अंकों के। गणित यहां से 30 प्रश्न थे 30 अंकों के। पर्यावरण अध्ययन यहां से 20 प्रश्न थे 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान यहां से 10 प्रश्न थे 10 अंकों के, और सामान्य ज्ञान यहां से भी 10 प्रश्न थे 10 अंकों के। अब सामान्य ज्ञान अपने आप में लिख दिया सामान्य ज्ञान, लेकिन ये बहुत बृहद है। इसमें पूरा इतिहास पढ़ना है, पूरा संविधान, पूरा भूगोल, पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा कला संस्कृति साहित्य दर्शन, थोड़ा सा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, सब कुछ मिला के सामान्य ज्ञान है। लेकिन प्रश्न कितने हैं? केवल 10 ही है, केवल 10 प्रश्न है। तो क्या पता कोई भरोसा नहीं ये वाले सेक्शन को हटा ना दे, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सीजी टेट का अगर देखेंगे वर्ग 3 के लिए सिलेबस को, सीजी टेट का वर्ग 3 का सिलेबस अगर आप देखेंगे, सीजी टेट की बात कर रहा हूं या सी टेट जो भी ले लो आप, अभी सीजी टेट का वर्ग 3 का सिलेबस देखेंगे तो आपने निकाला होगा, तो इसमें सीडीपी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। हिंदी के कितने आते हैं? 30। अंग्रेजी के कितने आते हैं? 30। ईवीएस के कितने आते हैं? 30। और गणित के कितने आते हैं? 30। कहीं पे इसमें सामान्य ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर कहीं पे नहीं है इसमें। और वैसे भी सामान्य ज्ञान कितना प्रश्न रखा है अपने पास? 10। अब इसको जब 150 को 100 में करेगा तो आप खुद सोचो, सामान्य ज्ञान का 5 प्रश्न कर देगा और उस 5 प्रश्न के लिए आपका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा लिखेगा, तो ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगेगा आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आप खुद सोचिए इस बात को। 150 में कितना है? 10। अब 100 नंबर का किया, 150 को 100 किया तो 5 प्रश्न ही करेगा, 5 ही प्रश्न करेगा। ओवरऑल 150 को 100 में करेगा तो सामान्य ज्ञान का 5 ही तो देगा मैक्सिमम यार, उससे ऊपर तो देगा नहीं वो। अब 5 प्रश्न के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ने थोड़ी बोलेगा, ज्योग्राफी, समझ आ रहा है, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके अलावा कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, इसके अलावा जनरल साइंस, ईवीएस, मतलब आप खुद सोचो इतना सारा पढ़ने नहीं बोलेगा आपको। तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इसको हटा भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत बृहद है। इसमें आप पूरा का पूरा इतिहास पढ़ते हैं, पूरा संविधान, पूरा भूगोल, पूरी अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति साहित्य दर्शन, सब कुछ है। करंट अफेयर, खेल कूद है, थोड़ा सामान्य विज्ञान का पोर्शन भी है, ईवीएस अलग से है यहाँ पे, थोड़ा आप देखेंगे तो प्रौद्योगिकी का पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है आपको। ये सब कुछ मिला जुला के आप देखेंगे तब बनता है सामान्य ज्ञान। और छत्तीसगढ़ को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ भी है इसमें, पूरा का पूरा सीजी भी है। सीजी के भी 2-3 प्रश्न आते हैं, 10 में सीजी के भी 2-3 प्रश्न आए हुए हैं। और सीजी तो मैं बोल ही नहीं रहा था, सीजी अपने आप में कितना बृहद है सोचो। ये सब मिला करके 5 प्रश्न करना थोड़ा व्यवहारिक नहीं लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसको हटा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन को हटा ही दे। क्योंकि आप वर्ग 3 का अगर सीजी टेट का या सी टेट का सिलेबस देखेंगे तो ऐसा है, वो इसमें सामान्य ज्ञान कहीं पे नहीं रहता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा से वो सामान्य ज्ञान को हटा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 5 नंबर का देना एकदम व्यवहारिक नहीं रहेगा। उस 5 नंबर के लिए बोलेगा पूरा सीजी पढ़ो, पूरा इतिहास पढ़ो, पूरा भूगोल पढ़ो, पूरा संविधान पढ़ो, पूरा अर्थव्यवस्था पढ़ो, पूरा साहित्य कला संस्कृति दर्शन सब पढ़ो। इतना कोई नहीं पढ़ेगा 5 नंबर के लिए, छोड़ ही देगा वो। पता भी नहीं है कि भूगोल से प्रश्न आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 ही देना होगा मान लो उसको, तो 5 कहां से देगा? छत्तीसगढ़ का 1 प्रश्न देगा, पूरा छत्तीसगढ़ 1 प्रश्न के लिए कौन पढ़ेगा यार? और ऐसा भी नहीं कि 150 को 100 में करेगा तो उसको 10 को 10 रहने देगा, ऐसा भी नहीं करेगा, कुछ तो कम करेगा वो। तो मुझे यहां तक लगता है कि इस सेक्शन को हटा भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेजर जो आप देखेंगे ना जिनका वेटेज है उनमें सीडीपी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और पर्यावरण है। मेजर जिनका वेटेज है सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित। अगर आपको सहायक शिक्षक का एग्जाम निकालना है, सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं, तो आपके पास मैथ्स पूरा अच्छा होना चाहिए, सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी और आपका ईवीएस, बस ये 5 विषय, ये 5 विषय पढ़ने हैं आपको ढंग से, अच्छी से, 5 विषय।
इसीलिए हमने अभी इसमें से कोई विषय लगाया नहीं है। हमने एक आपका ये सामान्य अंग्रेजी चालू हुआ होगा, आज एक ईवीएस चालू हुआ होगा ना, और एक आपका गणित लगाया हमने। ये 3 विषय लगाए क्योंकि इनका वेटेज बड़ा है। अगले वीक से सर आ जाएंगे सीडीपी वाले भी, अभी बिलासपुर में हैं तो सीडीपी का भी देखेंगे, थोड़ा डेमो दिलवा देंगे। प्रदीप सर लेते हैं सीडीपी, प्रदीप राव सर। तो आपको समझना होगा कि तैयारी कैसे करनी है। वैसे तो सामान्य ज्ञान पढ़ने बैठ गए थे, 4 महीने में खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है ये। लेकिन सिलेक्शन कहां से मिलेगा, क्या हो सकता है, क्योंकि 100 में कन्वर्ट करेगा ये तो तय है यार, 100 में कन्वर्ट करेगा ये तय है, 100 में कन्वर्ट करेगा ये तो एकदम फिक्स मान के चलिए, 100 में करेगा। ये अपने पास अभी सिलेबस है 2019 और 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसका, 2019 में 2023 में। अब 100 में करेगा तो वो व्यापक में डिसाइड करेगा, अपन केवल ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब एक बात ये समझो, एक बात ये समझो यहाँ पर कि एक बात हो रही है विषयवार भर्ती हो सकती है, विषयवार भर्ती हो सकती है, ऐसा भी सुन रहे होगे आप कि विषयवार हो सकती है। तो विषयवार हुई तो सहायक शिक्षक में तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि सहायक शिक्षक सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। वर्ग 2 में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वर्ग 2 में अगर विषयवार भर्ती हुई तो वर्ग 2 में ऐसा हो सकता है कि गणित और विज्ञान वाले केवल गणित और विज्ञान देंगे, एसएसटी वाले केवल एसएसटी देंगे। वर्ग 2 में प्रभाव दिखेगा। वर्ग 3 में सहायक शिक्षक में कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो अगर विषयवार भर्ती होती है तो सहायक शिक्षक के एग्जाम में कोई ऐसा नहीं कि एसएसटी वाला एसएसटी देगा, मैथ्स और साइंस वाला मैथ्स और साइंस देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए कॉमन रहेगा ये एग्जाम। पात्रता आप जानते हैं, डीएड किए हैं तो भी दे सकते हैं इसको, और डीएलएड है तो भी इसको दे सकते हैं। यही तो पात्रता है इसकी। और आपका टेट का एग्जाम निकला होना चाहिए, तो ये पात्रता है। अब मैं इसमें जो है गणित विषय पर डील करूंगा। ये देखिए जो गणित विषय है, ये गणित विषय में आप डील करूंगा। तो अभी मैं केवल ये सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बैच सहायक शिक्षक के लिए ही है, शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं। गणित का वेटेज बहुत बड़ा है, 30 प्रश्नों का है, देख सकते हैं 30 प्रश्न सीधे सीधे हैं। अब गणित में क्या क्या पढ़ना है, पहले सिलेबस दिखा हुआ आपको मैं कि गणित में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद बात करेंगे किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट करनी है अपन को। चलिए देख सकते हैं गणित में सहायक शिक्षक में क्या क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना। ये दो जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या है, गणित का पेडागोजी, गणित का शिक्षण शास्त्र। ये जानते होंगे ना आप, गणित का शिक्षण शास्त्र है। लेकिन एक ये जो बड़े आश्चर्य की बात है, 2023 का जो परीक्षा हुआ था, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक में इधर से एक भी प्रश्न नहीं आया था। 30 का 30 प्रश्न पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, एक भी प्रश्न नहीं आया था। बहुत आश्चर्य की बात थी। इसीलिए तो मैक्सिमम बच्चों का निपट गया था ये पेपर, क्योंकि बच्चे उम्मीद बना के बैठे थे कि 30 में 10-12 प्रश्न तो यहां से आएंगे, एक भी प्रश्न नहीं आया था। 30 का 30 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। और ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो आरआई पटवारी ये सब एग्जाम्स में व्यापक ने पूछे हैं, वैसे प्रश्न पूछा था। एलसीएम एचसीएफ का बहुत अच्छा प्रश्न, प्रतिशत लाभ हानि का बहुत अच्छा प्रश्न, मतलब जो आरआई का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, इन एग्जाम्स में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को दिया था सहायक शिक्षक में। तो ऐसा मत सोचना कि थ्योरी पोर्शन से 10-12 प्रश्न आएगा, व्यापक का कोई भरोसा नहीं है। सोचो ना 30 में 30 प्रश्न पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। जो बच्चे सोचे थे कि हम 10-12 प्रश्न यहां से निकाल लेंगे, समय बचा लेंगे, 30 के 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख के उनका हालत खराब हो गया था। आधे बच्चे तो इसी में बाहर हो गए थे, इसी चक्कर में। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न आएगा ही, और ऐसा भी नहीं कि 2023 में नहीं आया था तो इस साल भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको तैयार तो करना पड़ेगा। अब ये गणित का शिक्षण शास्त्र क्या होता है, ये सब तो आप थ्योरी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो इसमें अलग अलग पद्धतियां पढ़नी पड़ती हैं आपको, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, ये सब सुने होंगे ना। थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा सब सुने होंगे आप। ये सब अलग अलग मॉडल, बैंकिंग मॉडल होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, रचनात्मक मॉडल होता है, अलग अलग गणित के मॉडल होते हैं, गणित सीखने के अलग अलग पद्धतियां होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान लेकर के सीखेंगे आप, ऐसे रटेंगे नहीं, रटेंगे तो कभी नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे आगमन पद्धति के बारे में जानते हैं आप, क्या होता है ये आगमन पद्धति, क्या होती है, किसको बोलते हैं आगमन? उदाहरण से नियम की ओर, ऐसा उदाहरण से प्रश्न, है ना, बोल सकते हैं ऐसा। यही सीखे हैं क्या? अरे बीएड डीएड और ये डीएलएड वगैरह में थोड़ा मोड़ा तो पढ़े होंगे ना यार, कि बस ऐसे पास कर लिए हैं, कि डिग्री लेने के उद्देश्य से बस गए थे। कैसे यार, कि बस नहीं जाने का पैसा देते रहे कॉलेज में ऐसा हुआ है क्या यार? हुआ है तो क्या दिक्कत है बताने यार? चेहरा देख के तो आपका लग रहा है मेरे को कि ऐसा ही हुआ है।
कि नहीं जाने का हम पैसा देते रहे, कॉलेज वाले का फोन भी नहीं आया हमारे पास, दोबारा आओ, हर महीना का पैसा, हर 6 महीने का पैसा उनके पास पहुंच गया, अपने को डिग्री मिल गई, और डिग्री मिल गई तो उसका यूटिलाइज करना है शिक्षक भर्ती में। खैर ठीक है, नहीं भी सीखे होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखे होगे तो भी चलेगा, नहीं सीखे होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। मैं जनरल बातचीत कर रहा हूँ। आगमन पद्धति क्या होती है, थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचना। जैसे मान लो मैं बोला साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मैं साधारण ब्याज पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, आप लोग के तो सिलेबस में भी है साधारण ब्याज, सुने होंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं आपको 1000 रुपया उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर, 1000 रुपया उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर, 1000 रुपया मैंने आपको उधारी दिया है 10% वार्षिक दर पर, तो एक साल में कितना ब्याज बन रहा है, 100 रुपया। अरे बनेगा एक साल में 100 रुपया ब्याज, कैसे निकालोगे, 1000 लिखिए मत, कुछ समझिए, केवल बातचीत कर रहा हूँ, ये सब पढ़ाऊंगा। एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 10%, 1000 का 10% लिख दीजिए, 10% वार्षिक दर है ना, 10% वार्षिक दर, वार्षिक दर का मतलब एक साल में 10% बनता है ब्याज, तो 1000 का 10% यानी कितना रुपया, 100 रुपया। आपने मुझसे 1000 रुपया लिया 10% वार्षिक दर पे 3 साल के लिए, आप बोले सर 3 साल के लिए दे दो मेरे को, तो मैंने आपको 1000 रुपए दे दिया 10% वार्षिक दर पे 3 साल के लिए। मैं बोला कि हर साल आके ब्याज पटाना, लेकिन तू तो पहले साल आप आए और ब्याज पटाए कितना रुपया, 100 रुपया, दूसरे साल फिर से आएंगे और दूसरे साल भी आकर के कितना ब्याज पटाएंगे, दूसरे साल भी आकर के कितना ब्याज पटाएंगे, 100 रुपया। अरे ऐसे ही तो होता है ना ब्याज का धंधा, तीसरे साल भी आकर के कितना ब्याज पटाएंगे, 100 रुपया। पहले साल आए 100 रुपया पटाए ब्याज, दूसरे साल आए 100 रुपया पटाए, तीसरे साल आए 100 रुपया पटाए। हर साल का ब्याज क्या आ रहा है, समान, हर साल का ब्याज समान आ रहा है। अब एग्जाम में जो प्रश्न आए उसमें ऐसा प्रैक्टिकल थोड़ी करना है कि मेरे को ब्याज किसी को पटाना है। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें सीधे क्या बोलेगा, 3 साल का ब्याज बताओ, सीधे बोलेगा 3 साल का ब्याज बताओ, एग्जाम में तो सीधे बोलेगा 3 साल का ब्याज बताओ। तो अपन देख रहे हैं कि सर हर साल का ब्याज क्या हो रहा है, सेम, हर साल का ब्याज क्या हो रहा है, सेम, तो सर अपन 3 बार क्यों निकाल रहे हैं, अपन 3 बार निकाल के जोड़ के 300 क्यों बता रहे हैं। अपन देख रहे हैं सर कि हर साल का ब्याज क्या हो रहा है, 100, तो अपन क्या करते हैं सर, अपन 1 साल का निकालते हैं। ये देखिए सर, ये हो गया 1 साल का ब्याज, हो गया, ये गुणा कर देते हैं 3 से, तो कितने साल का हो गया, 3 साल का कितना, 300। जैसे एक संतरे का मूल्य 4 रुपया है तो 10 का मूल्य कितना, 10 × 4, एक का मिल गया तो जितने का पूछते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं बस अपन। तो यहाँ 1 साल का ब्याज ये है सर, चूंकि हर साल का सेम है तो 3 साल का निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3, ये मिल गया 3 साल का सर। अब यहाँ से सर एक फॉर्मूला मुझे समझ में आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या समझ आ रहा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मैं यहाँ पे क्या किया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला चिपका दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये देखिए, ये कौन सी पद्धति कहलाई, आगमन। मैंने अपने तथ्यों का, उदाहरणों का, अनुभवों का यूज करके फॉर्मूला तक पहुंचा। समझ आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है। मैं अपने उदाहरणों का, अपने तथ्यों का, अपने अनुभवों का यूज किया और कहां तक पहुंचा, फॉर्मूले तक। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, आगमन पद्धति। तो तथ्यों से, उदाहरणों से, अनुभवों से सूत्र तक पहुंचने की विधि को क्या बोलते हैं, आगमन पद्धति। दूसरा क्या होता, मैं साधारण ब्याज चालू करता आपकी क्लास में और बोलता चलो यार साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ऐसा लिखवा देता कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और चलो पहला क्वेश्चन लिखो। तो ये क्या पद्धति हो गई, निगमन। समझ पा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अब दिमाग लगाओ, ये 2 पद्धति मैंने बता दिया आपको, ज्यादा लंबे समय तक कौन सी पद्धति आपके दिमाग में बनी रहेगी, बोलो, आगमन। ज्यादा स्थायित्व कौन देगा, आगमन देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने मेहनत की है, यहाँ पे आपने पूरी खुद की जी जान लगा करके आपने फॉर्मूला निकाला है, सीखा है, आपने लिंक किया प्रतिशत से साधारण ब्याज को, तब जाके फॉर्मूला निकला है। तो ये आगमन पद्धति और निगमन पद्धति में ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में कौन रहेगा, आगमन रहेगा। क्लियर हो पा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति कौन सी, आगमन, क्योंकि इसमें रिसर्च कर रहे हैं अपन, खोजबीन कर रहे हैं, फॉर्मूला तब निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आगमन। वैज्ञानिक पद्धति, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली पद्धति, आगमन। लेकिन एक प्रश्न आता है कि स्कूलों में वर्तमान में कौन सी शिक्षण पद्धति है, तो आप क्या बोलेंगे, निगमन, क्योंकि स्कूलों में कहां ये सब पढ़ाते हैं बच्चों को,
स्कूल में तो साधारण ब्याज चालू किया, सीधे बोले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखो, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। तो ये कौन सी पद्धति है? निगमन। लेकिन अपन कोचिंग में जो पद्धति पढ़ेंगे वो कौन सी रहेगी? आगमन। निगमन तो कहीं रहेगी ही अपनी पद्धति, अपनी पूरी पद्धति आगमन चलेगी। देखना हर एक फॉर्मूले के पीछे पूरी कहानी रहेगी। कोई फॉर्मूला मेरे क्लास में ऐसा नहीं देखेंगे जो मैंने लिख दिया और उसके पीछे कोई मैंने कारण नहीं बताया, कहां से ये फॉर्मूला आया मैंने, ऐसा कोई क्लास आप मेरा नहीं देखोगे पूरे मैथ्स खत्म होने तक। हर एक चीज के पीछे का कारण, हर एक चीज के पीछे का जो तथ्य छिपा रहेगा सब बताऊंगा आपको। तो आगमन पद्धति रहेगा पूरा मेरे क्लास का। लंबा लगता है समय थोड़ा मेरे को खत्म करने में, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में डीप जाके बेस तो पहले क्लियर करता हूं बच्चों का, क्योंकि बच्चों का बेस ही क्लियर नहीं होता। तो बेस पहले क्लियर करेंगे अपन, पूरा बेसिक से सीखेंगे। तो ये सब चीज सीखना है आपको ये गणित के पैडागॉजी में। अब खुद सोचो कितना आसान है। गणित में बहुत आसान है यार, क्योंकि गणित के तो संख्याओं को लेकर अपन समझेंगे आगमन निगमन को। मूर्त अमूर्त बोला मान लीजिए, सुने हैं मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा। मूर्त का मतलब क्या समझ आता है? मूर्त अवधारणा का मतलब क्या? बोलो, मूर्त अवधारणा मतलब बोलो, जो भी जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी जानते हो। मूर्त मतलब जिसका भौतिक रूप से अनुभव किया जा सके। जैसे पेन क्या है? मूर्त है। समझ आ रहा? मूर्त मतलब जिसका भौतिक अनुभव किया जा सके। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये उड़ान है, ये संस्थान है, इस उड़ान में मूर्त संपत्तियां क्या दिखाई दे रही हैं आपको? मूर्त संपत्तियां, उड़ान की मूर्त प्रॉपर्टीज क्या है? मूर्त संपत्ति, संपत्ति मतलब समझ रहे हो ना, मूर्त प्रॉपर्टी। तो उड़ान की मूर्त प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है आपको? क्या बोलोगे? हाँ, कुर्सी, टेबल, पंखा, बोर्ड, कैमरा, समझ आ रहा है? पेन, ये सब क्या है? बिल्डिंग, ये क्या है? मूर्त प्रॉपर्टी, जिसका भौतिक अनुभव आप कर रहे हो। कुर्सी में बैठे हो, बोर्ड को देख रहे हो, समझ आ रहा है? कैमरा को देख रहे हो, भौतिक अनुभव कर पा रहे हो उनका, समझ आ रहा है? भौतिक अनुभव कर पा रहे, छू पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो ये क्या है? मूर्त संपत्तियां हैं उड़ान की। अमूर्त संपत्ति क्या है उड़ान की? क्या? सिलेक्शन लेना बोल सकते हैं भी आप। जो सिलेक्शन लिए वो हमारी क्या है? अमूर्त संपत्ति। उड़ान का ब्रांड नाम जो है उड़ान, वो क्या है? इसकी अमूर्त संपत्ति। भौतिक अनुभव नहीं कर सकते उसका, लेकिन वो भी तो हमारी संपत्ति है। उसी के नाम से तो आप आए हैं यहाँ पे, और उसी के नाम से तो आए हैं। उड़ान की जगह दूसरा बोर्ड यहाँ लगे रहता तो आप आते क्या? नहीं आते। यहाँ के फैकल्टीज का नाम, अगर मेरे नाम पे कोई बच्चा यहाँ आ रहा है कि उनसे मैथ्स पढ़ना है मेरे को, कि उनसे हिंदी पढ़ना है, कि उनसे अंग्रेजी पढ़ना है, किसी फैकल्टी के नाम पे कोई बच्चा आ रहा है, तो ये फैकल्टी का जो नाम है मार्केट में, ये क्या है? उड़ान की अमूर्त संपत्ति है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सीखेंगे, गणित के एग्जांपल्स ले लेके, 2D एग्जांपल्स, 3D के एग्जांपल्स लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखना तो ये कभी गलत नहीं होगा, एकदम व्यवहारिक तौर पर सोचोगे। एक्सप्लेनेशन देकर के आंसर टिक करोगे आप, रटोगे नहीं। एक्सप्लेनेशन देकर के आंसर टिक करेंगे कि ये तो ये वजह से ये आंसर ये होगा सर, ऐसा रटना नहीं है कि आगमन मतलब ऐसा रटे पड़े हो आप आंख बंद करके, निगमन मतलब रटे पड़े हो, रटना नहीं है, समझना है आपको। समझ लिए तो फिर कूट वाले प्रश्न तक को टिक कर दोगे आप, कूट वाले प्रश्न तक को। सब आपको पीडीएफ मिलेगा, अभी परेशान मत होना, ज्यादा समझने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? थोड़ा सा व्यवहारिक हो, जो आपका सिलेबस है उसके साथ फैमिलियर हो जाओ थोड़ा सा। रग रग में एकदम बस जाएगा ऐसा सिलेबस, सब तो पढ़ने का मजा आएगा आपको। तो पूरा सीखेंगे, इसमें बहुत कुछ है। बैंकिंग मॉडल क्या होता है बताऊंगा, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, रचनात्मक मॉडल क्या होता है, सब देखेंगे अपन, एकदम आराम से देखेंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सहायक शिक्षक का इकाई 1 और इकाई 2 में आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, इकाई 1 और इकाई 2 में। समझ आया? अब 2023 में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे, 2019 में आए थे यहाँ से क्वेश्चन। अब इस साल आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो अपन जानते नहीं है, लेकिन अपन पूरा पढ़ेंगे इसको, क्योंकि प्रश्न आने का टेट में तो लिखा रहता है कि यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। टेट तो निकाले होंगे सब लोग, आपको नहीं निकला है आपका? और किसका नहीं निकला है टेट? सीटेट, कोई टेट तो है आपके पास? आपके पास कोई सा नहीं है क्या? और किसके पास कोई सा नहीं है? कोई सा नहीं है? फरवरी में है, इसके लिए तैयारी थोड़ा सा बैकअप में रखना है यार। उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का संभावना लग रहा है, क्योंकि अब आना था तो अभी तक बता देते, तो शिक्षक भर्ती अगर हुआ तो उसके बाद ही लग रहा है संभावना। तो ये फरवरी वाला मौका और उससे पहले सीटेट का मौका दिसंबर में देगा ही, वो मौका दोनों हाथ से ना छूटे, इसलिए तैयारी कर लो। और ये पढ़ोगे पूरा कवर हो जाएगा यार। सहायक शिक्षक में गणित पढ़ोगे वही पूरा का पूरा आएगा, किसमें? टेट में। सीडीपी पढ़ोगे वही आएगा, हिंदी पढ़ोगे वही आएगा, अंग्रेजी पढ़ोगे वही आएगा, ईवीएस पढ़ोगे वही आएगा, पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा इसमें। ये पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा पूरा इसको।
अब आगे जो सिलेबस देख पा रहे हैं, ये जितना भी लिखा हुआ है आगे सिलेबस में जो जो बातें लिखी गई हैं, ये सब वही हैं जो गणित और आप मतलब गणित में जो सीजीपीएससी सीजी व्याकरण के सिलेबस में देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जो बेसिक चैप्टर मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है, उन्हीं के कुछ चैप्टर्स हैं। सहायक शिक्षक में ज्यादा है, सॉरी कम है। सहायक शिक्षक में गणित के चैप्टर्स कम है, शिक्षक में तो बहुत ज्यादा है। शिक्षक में इतने सारे हैं कि शिक्षक का मैथ्स अगर आपने पढ़ लिया तो व्याकरण का कोई भी मैथ्स उसके सामने कम ही दिखेगा आपको। इवन सीजीपीएससी का मैथ्स आपको कम दिखेगा, इतने टॉपिक्स लिखे हैं शिक्षक में। शिक्षक में क्या है जो नहीं पढ़ना, सब पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ना है। शिक्षक का मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सहायक शिक्षक में थोड़ा फायदा है, मैथ्स के सिलेबस में आपको थोड़ा सा कमी दिखाई देगी। तो ये पहला और दूसरा इकाई तो आप देख सकते हैं, गणित का पेडागोजी हो गया, गणित का शिक्षण शास्त्र। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, देखिए दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। इसमें क्या पढ़ना है एक्चुअल में, इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है। यूनिट कन्वर्जन, ये जो राशियां लिखी गई है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, इनकी यूनिट्स को पढ़ना है। जैसे लंबाई का इकाई क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब होता है ना। तो ऐसे सारी यूनिट्स पढ़नी है आपको, उनमें कन्वर्जन देखना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, समझ आ रहा है। ये सारे कन्वर्जन देखने हैं आपको, मतलब पूरा यूनिट कन्वर्जन है देखा जाए तो। लंबाई की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, मीटर में नापते हैं लंबाई को, सेंटीमीटर में भी तो नापते हैं, एमएम में तो नापते हैं, किलोमीटर में भी तो नापते हैं, समझ आ रहा है। तो ऐसे पूरी इकाइयां लंबाई की देखनी है, ऐसे पूरी इकाइयां आपको क्षेत्रफल की देखनी है, आयतन की देखनी है। तो केवल यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पे। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को एमएम में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब देखना है आपको इसमें। तो यूनिट कन्वर्जन है पूरा ये देखा जाए तो। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं संख्याओं का है। संख्याएं, संख्याओं में अलग अलग संख्याएं देखनी है आपको, देख सकते हैं। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाने का तरीका, स्थानीय मान, जातीय मान। सुने हैं क्या ये? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं 4132 में ये 3 का स्थानीय मान क्या है? 30 है ना। 3 कहां पे है? दहाई पे। दहाई मतलब 10 से गुणा कर दो। 3 का स्थानीय मान 30। अच्छा 3 का जातीय मान क्या है? जातीय मान मतलब उसकी जात, उसका फेस। तो 3 का फेस क्या है? 3 है। अच्छा यहां पे अगर मैं पूछूं तो बता पाओगे? दशमलव वाली संख्याएं दे दिया मैं, दशमलव वाली संख्याएं। ये देखिए 7142.689, इसमें इस 8 का स्थानीय मान क्या बताओगे? 8 का स्थानीय मान क्या? 800 नहीं होगा। 8 को इस बार भाग देंगे 100 से, 0.08 मिलेगा। ये सब पढ़ना है, पढ़ाऊंगा आगे चल के। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, इतना जानते हैं। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है, ऐसा ऐसा जानते हैं। अब मेरे को ये बताना, ये संख्या लिख दिया इस बार में 4825.976, इसमें इकाई का अंक क्या है? क्या है इकाई का अंक? क्या है इसमें इकाई का अंक क्या है? मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोला इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है इसमें? देखो कितनी बेसिक बात है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा हूं। दशमलव के जस्ट जो लेफ्ट साइड बैठा होता है उसी को इकाई का अंक बोलते हैं। दशमलव के जस्ट लेफ्ट साइड कौन होगा? इकाई का अंक 5। एक्चुअल में जैसे आप बोले ना कि 7142 में इकाई का अंक कौन है? 2। तो दशमलव कहीं नहीं है, मतलब जस्ट ऐसा सामने में है। कहीं नहीं है मतलब कहां है? सामने में है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा 2 को अपन क्या लिखते हैं? 2.0 लिखते हैं ऐसा। दशमलव कहीं नहीं है मतलब जस्ट सामने में बैठा है, जस्ट सामने में। तो हमेशा दशमलव के जो ठीक बाएं साइड का अंक होता है उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। दशमलव के ठीक बाएं साइड, ठीक लेफ्ट साइड। तो ये 5 क्या है? ये 5 है क्या? इकाई का अंक। ये 5 है इकाई का अंक। अब ये इकाई है तो ये क्या कहलाएगा? दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार।
और आगे वाला ये इकाई है, तो इसके आगे वाला ये कहलाएगा दसवां। दसवां दसवां बोलते हैं इसको, बोलते हैं सौवां, इसको बोलते हैं हजारवां, ऐसा बोलते हैं। पढ़ाऊंगा आगे चल के, स्थानीय मान जाति मान पूछने की पूरी संभावना रहती है, तो आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये बस मैं बता रहा हूं कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछ सकता है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो यहाँ पे पूरी संख्याओं को डील करेंगे अपन, पूरी संख्याओं को। संख्याएं अलग अलग होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक सुने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या सबसे छोटी, 1 2 3। बोलो ऑनलाइन वाले, आप लोग बोले तो कुछ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इतने सारे लोग जुड़े हो ऑनलाइन में, बताओ आप लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। 1 सुने हैं अभाज्य? क्या सुने हैं? हाँ वो तो इंग्लिश हो गया उसका, जो स्वयं और 1 से कटे, तो फिर कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा कि 2 होगा? 2 होता है, 2 होता है, 2। कुछ लोग बता रहे हैं ऑनलाइन में 2 होता है, 2। काफी लोग बता रहे हैं ऑनलाइन में, रीता, तरन, शशि, सावित्री, काफी लोग बता रहे हैं ऑनलाइन में 2 होता है। बताऊंगा इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा बताऊंगा। 1 क्यों नहीं है? 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या की स्टैंडर्ड परिभाषा है कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। 1 का केवल एक ही गुणनखंड होने की वजह से 1 अभाज्य नहीं है। पढ़ाऊंगा, ये मैं जनरल बातचीत कर रहा हूँ, परेशान मत होना, ये मैं एकदम बातचीत कर रहा हूँ, सब पढ़ाऊंगा। आपको आता हो नहीं आता हो मेरे को मतलब नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा सारी बातों को, सारी बातें समझाऊंगा। अगला जो चैप्टर है वो है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इसमें बार वाले डेटा आते हैं ऐसे, देखिए हो क्या 2.3 का बार, इसको सॉल्व करो बोलेगा। बार का मतलब क्या हुआ इसका? हाँ रिपीटेशन। अब इसको कौन सी संख्या बोलते हैं ये तक पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा मतलब होता है इसका। याद है पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न ये देखो 0.09, 9 पे बार, 0 पे भी बार है, 7.3, 3 पे बार, ये देखो इसको सॉल्व करने बोला था। ऐसा प्रश्न पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा का था। ये पढ़ेंगे। भिन्नों में आरोही अवरोही क्रम बोलता है, जैसे 2/5, 3/7, 4/9, ऐसी संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में जमाने बोलेगा। दशमलव वाली संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में जमाने बोलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। अगला चैप्टर जो है ये बेसिक चैप्टर है। बेसिक, बेसिक मतलब कि बॉड मास रूल, कैलकुलेशन सीखेंगे अपन। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब कि जब एक ही प्रश्न में जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत सारे चिन्ह होंगे, तो पहले क्या बाद में क्या, तो वो बॉड मास रूल पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। इसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछले बार 2 से 3 प्रश्न आए थे यहाँ से। एचसीएफ एंड एलसीएम सुने हैं क्या इसको? मस और लस, मस और लस ये सुने होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आए थे पिछले बार सहायक शिक्षक में, बहुत काम का है, बहुत व्यापक का एकदम पसंदीदा चैप्टर है ये। इसके बाद औसत, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, औसत का चैप्टर देख सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो प्रतिशत है, प्रतिशतता मतलब उसमें आप देख सकते हैं दशमलव को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, केवल साधारण ब्याज है। लाभ हानि है, समझ आ रहा है। अनुपात समानुपात है। चाल समय दूरी पढ़ना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ और टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। एक एक नियम, समय, कार्य और मजदूरी, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाला सेक्शन है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा जो ज्यामिति और क्षेत्रमिति का सेक्शन है वो डील करना है आपको, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो सहायक शिक्षक में बहुत टेंशन नहीं है मैथ्स को लेके। शिक्षक में तो बहुत कुछ है। शिक्षक में तो आप देखेंगे तो ज्यामिति और मेंसुरेशन का पोर्शन कितना बड़ा बृहद है एकदम। उसमें तो सांख्यिकी भी पढ़ना पड़ता है, मतलब उसमें पूरा पाई चार्ट सुने हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, सब पढ़ना पड़ता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब है शिक्षक में।
सहायक शिक्षक वाले तो बहुत आराम से चीजों को डील कर सकते हैं, सहायक शिक्षक में तो प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा आसान रहता है। तो देख सकते हैं सिलेबस वापस से एक बार दिखा देता हूं पूरा आपको। ये पूरा गणित का पेडागोजी है, उसके बाद ये गणित के कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, ये भी बेसिक चैप्टर ही है, ये भी बेसिक ही है, ये कंसेप्चुअल चालू हो गए। यहां से कंसेप्चुअल कंसेप्ट सीखना है, यहां से आपको देख सकते हैं पूरे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला थोड़ा सा ज्यामिति और क्षेत्रमिति का सेक्शन कवर करना है, बाकी ये सब तो कंसेप्चुअल है पूरे। इतना सेक्शन है सहायक शिक्षक में, इतना पढ़ना है आपको सहायक शिक्षक के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए। दो भाज्य, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अरे ऐसा नहीं है तरन, ये कौन पढ़ा दिया आपको यार? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य भाई, दो अभाज्य होता है भाज्य, प्राइम नंबर दो अभाज्य होता है। पहला या सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, सारे डायमेंशंस में चीजें सिखाऊंगा आपको मैं। मैथ्स को कैसे पढ़ना है आप समझो, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिए। रेगुलर क्लास आइए, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में रेगुलर क्लास अटेंड करिए। क्लास को छोड़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। मैं तो फिर भी बच्चों को बहुत समझाने का कोशिश करता हूँ, क्लास बच्चे छोड़ छाड़ के आते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्लास में सीख पाए वो, फिर भी कोशिश करेंगे रेगुलर क्लास आने का। कभी कभार छूट जाता है तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब आप लोग जो ऑफलाइन एडमिशन लेंगे, आप सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी सुविधाएं। मतलब कभी कभार नहीं आ पाए तो घर बैठे लाइव देखिए, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। जैसे मैं अभी जो क्लास ले रहा हूं पूरा रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में भी रहेगा। तो रेगुलर क्लास आइए, कभी कभार छूट जाता है तो लाइव क्लास अटेंड करिए या रिकॉर्डेड देख के आइए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसके अलावा क्लास नोट्स बनाना, क्लास नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन का सोचना भी मत। क्लास नोट्स बनाना, क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्लास नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो सोचना भी मत सिलेक्शन का, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो खुद का क्लास नोट्स होना चाहिए, वो किसी का कॉपी भी नहीं करना है आपको। तो क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट जितना मिलेगा, हर 2-3 लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, जिसमें 30, 35, 40 क्वेश्चन रहते हैं। उसको आप घर में बनाइए, और नहीं बनेगा तो क्लास में डिस्कस करते हैं उसको। इतना काम करना है आपको। बुक वगैरह कौन सी लेनी है तो अभी बुक वगैरह मत लो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, व्यापम के हर एक एग्जाम के, इवन शिक्षक के, सहायक शिक्षक के, आरआई पटवारी सब ऐसा मिक्स रहेगा उसमें। तो क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट इतना काम करना है आपको, रेगुलर क्लास अटेंड करना है। दिक्कत मैथ्स में तो नहीं आएगी आपको। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से एकदम एकदम बेसिक से देखना। आप 2-3 दिन क्लास को अटेंड करके देखो, एकदम बेसिक से क्लास चलती है मेरी, एकदम बेसिक से। आप क्लास को अटेंड करके देखो, समझ में पूरा आएगा। मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक एक प्रश्न आपको वहां से मिल जाएगा। तो कल से स्टार्ट करूंगा, पहला जो चैप्टर होगा संख्या का। अभी मैं गणित का पेडागोजी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। गणित का पेडागोजी के लिए थोड़ा बेसिक जानना चाहिए आपको। 2D 3D के कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जोड़ना घटाना, बॉड मास, ये सब पता होगा ना, तब इसके क्वेश्चंस को लगाने में मजा आएगा आपको। अभी ये सब कुछ नहीं पता है आपको, संख्याओं की जानकारी नहीं है, आप संख्याओं का बार बार एग्जाम्पल लूंगा इसमें और आपको जानकारी नहीं है संख्या की, तो फिर कैसे आप इसको पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा आपको, पहले संख्याओं को जानना पड़ेगा, जोड़ना घटाना, बेसिक कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, गणित के कुछ टर्म्स आपको पता होंगे, तब जाके इसको आप अच्छी से सीख पाएंगे। तो इसको अभी स्टार्ट नहीं करूंगा मैं इनमें काम कराऊंगा शुरुआत में, और ये वाला चैप्टर पे काम चालू करेंगे अपन, संख्या, जो कि बेस बनाएगा आपका। संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, उन पे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, फिर कैलकुलेशन में आएंगे, ऐसे सीक्वेंस से आगे चलेंगे। समझ आई बात यहां तक? कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछिए। ये सहायक शिक्षक की बात क्या होगा आज में, किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन में? बताइए, ऑनलाइन वाले किसी का भी कोई प्रश्न है? दिक्कत नहीं आएगी, ये एकदम मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे लेक्चर से आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आप मैथ बैकग्राउंड के हो ना हो मैटर नहीं करेगा। है क्या कोई मैथ बैकग्राउंड के? 11th 12th मैथ से पढ़े हैं आप? और 11th 12th कोई नहीं पढ़ा है, दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप चाहे 10 साल हो गए हो मैथ्स छोड़े, बोलोगे सर 5 साल हो गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, तो कल से स्टार्ट करेंगे फिर पहला चैप्टर। कोई प्रश्न है किसी का? बताइए, कुछ पूछना है?
भर्ती कब आएगी इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके कोई प्रश्न है तो बताइए। बाकी बात कर लीजिएगा, वर्ग 2 का एक वहां स्टार्ट हुआ है, कहां से आते हैं आप यहाँ, तो वो वाला भी ब्रांच बराबर ही पड़ेगा आपको। वहां पे अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है लगभग 15 दिन वहां बैच स्टार्ट हुए, वो उसमें मर्ज चल रहा है, मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का बैच है वो। आगे जाके यहाँ हो सकता है, अभी फिलहाल ये जो बैच है वर्ग 3 का है, सेपरेट वर्ग 3 का, बच्चों का डिमांड तो उसी की बेसिस पे चालू किए हैं ये। आप वहां जाइए, वहां भी बराबर ही पड़ेगा आपको लगभग। वो हेड ऑफिस जो हमारा है, देखिए हैं वो ब्रांच जय स्तंभ चौक के पास में है, तो वहां पे जाके पता कर लीजिए। वहां पे अभी 15 दिन पहले चालू हुआ है बैच, एक वर्ग 2 और 3 का मिलाकर के तैयारी होगी उसमें। ये वाले में केवल वर्ग 3 की तैयारी होगी। कल मिलते हैं फिर।